हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ करेगी बहुविवाह व निकाह हलाला पर सुनवाई। देखिए, मुस्लिम समुदाय में जो प्रचलित है बहुविवाह व निकाह हलाला, यानी कि तलाक के बाद जो हलाला होता है, उसको लेकर जो अभी तक सुनवाई चल रही थी, उस पीठ के 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उसके बाद जो अश्विनी वैष्णव है याचिकाकर्ता, उन्होंने बोला है कि इस पर नई पीठ गठित की जाए। उस पर जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ का गठन कर दिया है और इसकी सुनवाई अब यही पीठ करेगी। पिछली संविधान पीठ के 2 न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 5 जजों की पीठ के समक्ष बेहद महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं और हम एक पीठ गठित करेंगे जो इस मामले की सुनवाई करेगा। अश्विनी उपाध्याय जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने पिछले वर्ष 2 नवंबर को ये याचिका दी थी और 30 अगस्त को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस M सुदेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 सदस्यीय पीठ ने जनहित याचिकाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पक्षकार बनाया था और उनके जवाब मांगे थे। जस्टिस बनर्जी और जस्टिस गुप्ता पिछले वर्ष 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस वजह से ही ये जो बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा के विरुद्ध कम से कम 8 याचिकाओं पर जो सुनवाई थी वो टल गई थी। अब जब इसमें नई पीठ का गठन हुआ है तो इसमें इस सुनवाई में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, वैश्विक अस्थिरता व चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा। अब विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक चल रही थी, उसमें ये बात फिर से उजागर हुई है, यानी बोली गई है कि जो वैश्विक मंदी या अर्थव्यवस्था में जो मंदी का असर आने वाला है वो भारत पर उतना नहीं दिखाई देगा और भारत इस जो मंदी का दौर है उसमें भी एक चमकता सितारा रहेगा। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लॉस श्वाब ने कहा कि वैश्विक रूप से आर्थिक चुनौती व भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत एक चमकता सितारा होगा और WEF के दावोस में चल रहे सम्मेलन में भारत की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में श्वाब ने जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा संबंधी फैसले एवं वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार के योगदान की तारीफ भी करी और उन्होंने सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो महिलाओं की भागीदारी है भारत में, उससे भी आर्थिक विकास के लिए जो भारत का नेतृत्व है जो अब महिलाएं कर रही हैं, उसकी भी सराहना की है। WEF चेयरमैन से पहले IMF के मंच से भी भारत के ब्राइट स्पॉट के तहत भारत को संज्ञा दी गई थी और श्वाब ने तो कहा कि दुनिया के विघटन के इस काल में भी G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अपनी अध्यक्षता में भारत घरेलू चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी के समान विकास की वकालत करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेट मीडिया पर उत्पाद से जुड़ी सारी सूचनाएं देना हुआ अनिवार्य। अब सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि इंटरनेट मीडिया के जरिए अगर कोई उत्पाद का प्रचार करता है या कंपनियां प्रचार करती हैं तो उनके लिए नियम बना दिया गया है। उन्हें उत्पाद की बिक्री से संबंधित सारे प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा। इसके तहत कंपनियां और अन्य उत्पादों को अपने उत्पाद के साथ दिए जाने वाले जो भी गिफ्ट होते हैं, यानी उपहार, होटल में ठहरने और खाने की सुविधा, शेयर देने की, मूल्य में छूट देने की, इनाम देने की, भविष्य में सेवाएं देने की या फिर स्कीम का हिस्सा बनाने के विषय में पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी न देने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले तो उनको चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नियम उल्लंघन पर 50 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया जाएगा और विज्ञापन दिखाने पर 6 साल का प्रतिबंध भी इसमें लग सकता है। ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उत्पादों के साथ ही दी जाने वाली सूचनाएं सरल व स्पष्ट भाषा में भी होनी चाहिए। ये सूचनाएं इस तरह से दी जाएं कि वे उत्पाद को देखने वालों से ना छूट पाएं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है,
कि शहरी पुलिस को तेजी से बदलने की जरूरत अब महसूस की जा रही है, और ये बात बोली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देश में शहरी पुलिस प्रणाली को तेजी से बदलने की जरूरत बताई जा रही है, और पुलिस महानिदेशकों के सालाना सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियों ने अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफलता हासिल की है। और अमित शाह के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्षों में अमृत काल के दौरान भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है वो हो जाएगी। विकास के साथ साथ शहरीकरण की गति में भी तेजी आई है। नई चुनौतियों का सामना करना होगा हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा, और इसके लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शहरी पुलिसिंग की मौजूदा प्रणाली में भी यानी उसको भी बदलना होगा। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। पहले आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं थी, अब साइबर अपराध और डाटा संबंधी अपराध सामने आ रहे हैं जिनमें कोई सीमा नहीं है, यानी कि सब कहीं से भी कोई भी अपराध इसमें कर सकता है। नई समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपराधियों से 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई है और मोदी सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है कि इसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जाए। इसमें जो भारत सरकार की नई नीतियां हैं वो भी सहायक मानी जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। श्रीलंका में ऊर्जा केंद्र बनाने में मदद करेगा भारत। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई मोर्चों पर काम कर रहे भारत ने श्रीलंका के सामने अक्षय ऊर्जा का हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोलंबो में शुक्रवार को जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं और उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से बातचीत की, मुलाकात की। भूटान और नेपाल के बाद श्रीलंका तीसरा पड़ोसी देश है जहां भारत ऊर्जा स्रोतों को विकसित कर इसका आपस में इस्तेमाल करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। भूटान और नेपाल में भारत पनबिजली परियोजनाएं लगा रहा है। श्रीलंका में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा विकल्पों पर काम करने की भी तैयारी है। श्रीलंका यात्रा पर गए जयशंकर ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में भारत हमेशा श्रीलंका के साथ रहा और उन्होंने जो पिछला वर्ष है उसमें $4 अरब की मदद का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से वहां आर्थिक संकट को कम करने में श्रीलंका को मदद मिली है। जयशंकर ने श्रीलंका में भारतीय उद्योग जगत की तरफ से ज्यादा निवेश किए जाने की बात भी कही है। इसके लिए श्रीलंका की सरकार को निवेश के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। भारतीय रुपए में कारोबार की मंजूरी होती है उसको सही ठहराया गया है और भारतीय पर्यटकों को लुभाने में जुटी श्रीलंका सरकार को जयशंकर ने एक अन्य सुझाव यह दिया है कि वह भारतीय रुपे कार्ड व यूपीआई के भुगतान को मंजूरी दे ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां की यात्रा कर सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, मिस्र को चाहिए भारतीय गेहूं, तेजस और आकाश मिसाइल। आपको पता होगा कि 26 जनवरी पर मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी वो मुख्य अतिथि हैं और वो 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं 24 जनवरी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें ज्यादा गेहूं आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का आग्रह वह कर सकते हैं। दुनिया के विकासशील देशों का अगुवा बनने का दम ठोकने वाले भारत निर्कुट आंदोलन होता है उसके सहयोगी रहे हैं। इस देश की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है भारत। संभव है कि इस बारे में अगले हफ्ते एक अहम घोषणा हो जाए। मिस्र भारत निर्मित युद्धक विमान तेजस व आकाश मिसाइल का इच्छुक है, खरीदने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी के बीच होने वाली 2 स्तरों की बातचीत के बाद आपसी सहयोग से जुड़े आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस में पर राजकीय सम्मान पाएंगे, यानी कि मेहमान होंगे। और अभी मिस्र काफी बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $20 अरब हो गया था, जो अभी $34 अरब पर टिका हुआ है, लेकिन यह काफी कम है। वहां महंगाई दर 20% से ज्यादा बनी हुई है। अभी रूस यूक्रेन पर गेहूं के लिए निर्भर मिस्र भारत से अब ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदना चाहता है। पिछले वर्ष भारत ने उसे 61,000 टन गेहूं दिया था। मिस्र हॉस्पिटल, पर्यटन, IT, रिन्यूएबल सेक्टर में भारतीय कंपनियों को लुभाने की कोशिश में है और उसके संकेत भी दिए हैं। भारतीय कंपनियां भी इसे लेकर उत्साहित हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, एफएमसीजी को बढ़ावा देगा चुनावी वर्ष। अब देखिए, इस वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे, और 3 राज्यों में जो घोषणा हो गई है चुनाव की, परसों के आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस वीडियो में। तो यह वर्ष राजनीतिक तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है और रोचक रहने वाला है, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उतना ही उत्साहवर्धक एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी है। चुनावी वर्ष में सरकारें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, इससे ग्रामीण मांग व खपत भी बढ़ती है। इसका सीधा फायदा एफएमसीजी कंपनियों को मिलता है। भारत में काम करने वाली एफएमसीजी कंपनियों की कुल जो बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों का करीब 50% हिस्सा होता है। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही, जो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, के दौरान ग्रामीण मांग में कमी आई थी, लेकिन चुनावी वर्ष होने की वजह से केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण इंफ्रा और किसानों को मदद वाली योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। प्रभुदास लीलाधर रिसर्च रिपोर्ट में ये बात आई है कि 2003-04 से लेकर 2018-19 में चुनाव से पहले वाले वर्ष में ग्रामीण मांग में तेजी रही है, और इसका फायदा एफएमसीजी व छोटी वाहन कंपनियों को मिलता रहा है। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है, और ये बात बोली है एडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने। उन्होंने बोला है कि जो अगला 5 वर्ष है उसमें जो बीमा का दायरा है उस क्षेत्र का, उसको 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। और इन्होंने उद्योग संगठन सीसीआई के वार्षिक बीमा एवं पेंशन सम्मेलन में कारोबारी घरानों से इस क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है। अभी तक हम बात करें तो जो बीमा क्षेत्र है वो 14% रिटर्न देता है, और जो गैर जीवन बीमा क्षेत्र है वो 16% रिटर्न देता है, चाहे वो एसआईपी का बात कर लें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर लें। उसमें जो इस मामले में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो 20% तक उनका रिटर्न बना हुआ है। बीमा क्षेत्र में पांडा ने बताया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। 2 दर्जन जीवन बीमा कंपनी और 30 से ज़्यादा गैर जीवन बीमा कारोबार करने वाली कंपनियां हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बीमा के कुल दायरा जो बीमा का है वो 4.2% रहा है। एडा ने 2047 तक सभी को बीमा कवर के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नए क्षेत्रों के लिए आ सकती है पीएलआई योजना। अब देखिए, केंद्र सरकार जो है वो रोजगार देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में जो आगामी बजट में जैसे खिलौना, साइकिल, चमड़ा और फुटवियर जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें पीएलआई योजना लाने की घोषणा हो सकती है। अब आप ये जानिए कि पीएलआई योजना है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें जो घरेलू उद्योग होता है उसको पैकेज देकर प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि एफडीआई से इतर ये योजना होती है। जो पहले से उद्योग चल रहे हैं या फिर जो नए उद्योग स्थापित हुए हैं और उन्हें पूंजी की आवश्यकता है, जो इमर्जिंग सेक्टर हैं उनको फंड दिया जाता है ताकि जो घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसे ही पीएलआई योजना बोलते हैं। सरकार 14 क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च वाली पीएलआई योजना का संचालन वर्तमान में कर रही है, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो उपकरण, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पादन, उच्च क्षमता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशेष स्टील जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पीएलआई योजना का जो उद्देश्य होता है वो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक चैंपियन बनाना है। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। अगर हम बात करें खिलौनों और चमड़ों की जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पीएलआई योजना के लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव मंजूरी के उन्नत चरण में है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार पीएलआई से जुड़ी 13 परियोजनाओं के तहत अब तक 650 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है और इसका लाभ 100 से ज्यादा एमएसएमई को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को और $2.5 अरब की सैन्य सहायता देगा अमेरिका। देखिए, यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर जेलेंस्की की और हथियारों की मांग अमेरिका ने $2.5 अरब कीमत की और सैन्य मदद भेजने की घोषणा की है। पेंटागन में कहा गया है कि वह यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन
अतिरिक्त 59 बैडली लड़ाकू वाहन व एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा। इस पैकेज से टैंक शामिल, इन जो पैकेज है इसमें टैंक शामिल नहीं है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद के लिए अमेरिका का आभार जताया है। अमेरिकी रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी कॉलिन कैहल ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका का मुख्य फोकस यूक्रेन में इन्फेंट्री को धार देना है। पूर्वी यूक्रेन में जमीन पर चल रहे युद्ध में रूस को मात देने के लिए कीव के इन्फेंट्री मैकेनिज्म को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई है क्रांति। देखिए, विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में शुक्रवार को केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति की तस्वीर पेश की है। आर्थिक मामलों की परिचर्चा में वैष्णव ने बताया कि दिसंबर 2022 तक भारत में 1500 अरब रुपए का लेन देन डिजिटल माध्यम से हुआ है। यह लेन देन सिर्फ एक वर्ष में हुआ है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में हुए कुल डिजिटल लेन से यह ज्यादा है। तो ये आज का यानी 21 जनवरी 2022 का दैनिक जागरण का 21 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।